हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का जो टॉपिक है ग्रेविटेशन, या क्लास नाइन्थ के चैप्टर ग्रेविटेशन। उसमें हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में कई चीजें पढ़ी थी, जैसे कि प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ घूमते हैं वो क्यों होता है, या जो मून है अर्थ के चारों तरफ ऐसा वो क्यों होता है, या फिर कहा जाए कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें की मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग ने अपने पिछले क्लास में डिस्कस करी थी, एक क्यूरियोसिटी जगाने की कोशिश करी थी और कुछ चीजें डिस्कस करी थी। अब इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक लॉ है जिसको कि हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और मून के बीच में, वो हमारा रिक्वायर्ड होता है उस मून को अर्थ के चारों तरफ घुमाने के लिए। ठीक है, इस तरीके का स्टोन और वायर का एग्जाम्पल लेकर हम लोग ने समझा था इसको। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ रखी हैं। इस क्लास में क्या होगा, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा फॉर्मुलेशन की तरफ बढ़ेंगे, चीजों को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ओके, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा पहला जो लॉ है, इसको कि हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जब भी इस तरीके से कुछ लिखा रहता है, जैसे लिखा है ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होता है? यूनिवर्सल का मीनिंग ये है कि ऐसी चीज जो पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड हो, ऐसी चीज जो पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड हो, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल। ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल बोलते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मीनिंग ये है कि ऐसा लॉ जो पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड है, वो हर जगह एप्लीकेबल है। इस चीज क्या है? ग्रेविटेशन का। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को विद अ फोर्स which is proportional to the product of their masses, which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो वो जो दो फोर्स लगता है, मतलब वो जो फोर्स लगता है उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? उन दो ऑब्जेक्ट्स के मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ठीक है, इसको अभी हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स पे लिखकर देखेंगे तो वहां पर ज्यादा समझ पे आएगा। बट यहां पर आपको टेक होम पॉइंट जो है वो ये है कि यूनिवर्स में मौजूद हर ऑब्जेक्ट जिसमें की मास मौजूद होगा, वो क्या होगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जिन भी ऑब्जेक्ट्स के पास मास है वो क्या करते हैं? दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर जिन पे मास है उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करते हैं। ठीक है, ये कैसे लगता है ये बाद की बात है, बट अभी क्या है कि उनके बीच में फोर्स लगता है जिसको कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्योंकि कैसे लगता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे लगता है, वो उसके लिए आपको बहुत ढेर सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप क्लास नाइन्थ में पढ़ेंगे, अभी 10th में पढ़ेंगे, 11th में, 12th में, फिर ग्रेजुएशन में, तब जाकर कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पढ़ते हैं कि उसके पीछे का रीजन क्या है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे में ग्रेविटी जो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगता कैसे है, तो वो बात की बात है। किसी ने पिछले क्लास में क्वेश्चन ऐसा पूछा था। ओके, फिर इस पे एक और पॉइंट है। एक पॉइंट ये हो गया कि दो ऐसा लगता है, और जितना ज्यादा इनका मास होगा, जितना ज्यादा इन ऑब्जेक्ट्स का मास होगा, उतना ज्यादा इनके बीच में फोर्स लगेगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। ये जो फोर्स है, फोर्स की बात हो रही है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि इनका मास जितना ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स। लिखा है ना, फोर्स इज प्रोपोर्शनल, यानी कि बात हो रही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है जैसे कि आपका घर और आपके घर में दो लोग और आ जाए, तो अब आपकी मम्मी को जो रोटी बनानी होगी वो ज्यादा रोटियां बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा आ गए। तो जितने ज्यादा लोग होंगे, रोटियां का कंजम्पशन जो होगा वो उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा रिलेशन इन दो क्वांटिटीज के बीच में, नंबर ऑफ
पर्सन्स इन द हाउस और रोटियों की जो खपत है उनके बीच के जो रिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जितना ज्यादा लोग आते जाएंगे उतना ज्यादा हमें रोटियों के नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये होता है एक तरीके का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन ये है कि हमें किसी काम को करना है, जैसे मान लीजिए किसी काम को करना है, कुछ डायग्राम बनाना है या दीवार बनानी है, मान लीजिए कुछ ऐसा करना है। अब वहां पर वर्कर्स को अगर हमने बढ़ा दिया, अगर वर्कर्स को बढ़ा दिया तो ये क्या होगा, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। काम हमारा है एक दीवार बनाना, बट वर्कर्स अगर बढ़ा दिए गए तो काम जल्दी फिनिश हो जाएगा, कम समय पर फिनिश हो जाएगा। तो ये ऐसा जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये एक दूसरे के। एक क्वांटिटी जब बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, बट कांस्टेंट कुछ होता है यहाँ पर, कांस्टेंट का कुछ होता है, जब भी कांस्टेंट का कुछ वहां पर मौजूद होता है। ठीक है, ये चीज उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो कैसा होता है, वो फोर्स हमारा घटता जाएगा जैसे जैसे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स घटता जाएगा। बट ये इतना ही यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये भी है कि वो जो फोर्स घटेगा, कि मान लो कि अभी इनके बीच की डिस्टेंस अगर 1 मीटर थी, 1 मीटर, और कुछ समय बाद इनके बीच की डिस्टेंस अगर मान लीजिए 2 मीटर हो गई, जो फोर्स घटेगा वो F/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, F/4, यानी कि इसके स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम्स फोर्स डिक्रीज होता है, या उसके जो प्रोपोर्शनलिटी होती है वो हमारा स्क्वायर टाइम्स होता है। ये चीज निकलकर आती है यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन्हीं सारी चीजों को हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म पर लिखेंगे, जिससे कि हमारा एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ये जो इन दोनों को ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन होती है, इनके बीच में कनेक्ट, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसी के अलोंग हमेशा फोर्स लगता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं होता कि कभी चीजें रिपेल करें, रिपल्सन नहीं होता है। यहाँ पर हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच। मैसिव यानी कि मान लीजिए मास जिसके पास है, मैसिव तो बड़ा हो जाता है, जिसके पास मास है, उन मास वाले ऑब्जेक्ट्स के पास हमेशा एक दूसरे पर वो ग्रेविटेशनल एक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए कि दो ऐसे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है d, कितनी है, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। तो इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट में मान लीजिए कि इसका मास है m और इसका मास है स्मॉल m, तो इन दोनों में देखो जो फोर्स का फॉर्मूला निकलकर बनता है वो बन जाता है ये F इज इक्वल टू Gmm/d²। अब ये बनता कैसे है, ये फॉर्मूला निकल कर कैसे आया, तो जो अभी हम लोग ने डिफिनीशन पढ़ी थी, ठीक है, जो अभी हम लोग ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की एक तरीके से कह लीजिए कि डिफिनीशन पढ़ी, इसी की हेल्प से हम इस फॉर्मूले को अभी निकालने वाले हैं। ठीक है, हमें यहां तक पहुंचना है, और क्योंकि ये जो डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन में सारी वाली बातें लिखी हुई हैं जो इस फॉर्मूले में, ठीक है, बट यहां पर हमें क्या करना है, इसको अभी डिराइव करके निकालना है। तो देखिए, मानते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट अस सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, एक है ऑब्जेक्ट ए, दूसरा है ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का जो मास है वो क्या है, कैपिटल एम, और इस ऑब्जेक्ट बी का जो मास है वो है एम, स्मॉल एम। तो ये हो गया कैपिटल एम और ये हो गया स्मॉल एम, ये हो गया कैपिटल एम और ये हो गया स्मॉल एम। ये दो मास ऐसे हो गए। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। ओके, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है, फ्रॉम ईच अदर, जैसा कि फिगर में ऐसा बना हुआ है। तो मान लीजिए कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है, एफ एम। लेट्स सपोज कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है, एफ एम। हमने मान लिया कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, एफ है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको कि अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं एक पिछली स्लाइड में, कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस।
ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि जैसे जैसे इनका मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी बढ़ता जाएगा, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट यानी कि दोनों का ऐसे हम प्रोडक्ट ले लें, एम इंटू एम कर दिया, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये हो गया एक लाइन, ये हमारी ये निकल कर आ गई, ठीक है, ये निकल कर आ गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उसके बाद फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये है कि अब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, इनवर्सली के लिए यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, ये निकल कर आ गया। यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है अगर वो बढ़ती जाएगी तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो भी हट जाएगा, ठीक है, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो भी हटता जाएगा। तो ये बन गई, तो एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो, यहां से क्या पता चल रहा है? ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो भी ये बढ़ेगा, और अगर कहीं पर फोर्स बढ़ रहा है यानी कि ये मास बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो दो मास है इनके बीच की डिस्टेंस है d, तो एक मास और दूसरे मास के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर बढ़ रही है, क्या हो रही है? बढ़ रही है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? घटता जाएगा। और कैसे घटेगा? मान लो कि अभी इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर थी, ये थी 1 मीटर, तो जो फोर्स निकल कर आएगा वो कुछ 1 स्क्वायर ऐसे निकलेगा। उसके बाद अब नेक्स्ट फोर्स, जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए कितनी? 2 मीटर्स होती, ठीक, 2 मीटर्स होती, कितनी होती? 2 मीटर्स होती। तो 2 मीटर्स होने पर ये कितना हो जाता है? 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो जाता है, 1/4, यानी कि डिस्टेंस दुगनी हुई बट फोर्स कितना हो गया? 1/4 हो गया, ठीक है, डिस्टेंस तो दुगनी हुई बट 4 गुना डिक्रीज हो गया फोर्स, ठीक है, फोर्स क्या हो गया? 4 गुना डिक्रीज हो गया। इसी तरीके से अगर जो यहां पर ये होता है, क्या कहते हैं, डिस्टेंस, वो कितनी हो जाती? 3 टाइम्स हो जाती। डिस्टेंस कितनी हो जाती? 3 टाइम्स हो जाती। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी हो जाती? 3 मीटर्स हो जाती है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती? 3 मीटर्स। तो जो फोर्स होता हमारा इसके कंपैरिजन पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है F3 वो कितना हो जाता हमारा? वो प्रोपोर्शनल टू 1/3 स्क्वायर, या फिर F3 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 3 स्क्वायर, और ये 1/9 बन गया, यानी कि इनिशियल वैल्यू का ये 1/9 टाइम्स हो, ठीक है, F3 जो हो गया वो इनिशियल वैल्यू का 1/9 टाइम्स हो, यानी कि 9 टाइम्स वो घट गया, ठीक है, 9 टाइम्स वो घट गया। क्लियर? बात समझ पे आई? ऐसा हो जाता है। तो ये अब हमारे पास दो इक्वेशन निकल कर आई हैं, जो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके मास और इनके बीच की डिस्टेंस और इन पे लगने वाले फोर्स का रिलेशन बता दिया। तो इन दोनों इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे। इन दोनों इक्वेशन को क्या किया जाएगा? कंबाइन कर दिया जाएगा। तो कंबाइनिंग इक्वेशन दिस एंड दिस, वी गेट दिस। तो वो जो दो इक्वेशंस थी हमारी, ये वाली और ये वाली, इनको जब कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा m इंटू एम डिवाइडेड बाई डी, ये बन जाएगा, ठीक है, ये चीज यहां पर फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? तो ये निकल कर आ गया फोर्स की फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, ठीक है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, ये चीज निकल कर आ गई। ओके, क्लियर? ठीक है, समझ पे आ रहा है? ठीक है, हर एक चीज सुनाई दे रही है? क्लियर है? ओके, तो ये निकल कर आ गया। यहां पर क्या हुआ? ये प्रोपोर्शनल का अभी भी साइन लगा हुआ है, और जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमारा इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है।
तो यहां पर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमने क्या किया, इस जी को यहां पर पुट कर दिया, जिसको नाम दिया गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला गया। जी इसकी वैल्यू ऐसे हमने लिख ली कि इसकी वैल्यू कुछ होगी, अभी हम उसको फाइंड करेंगे, अभी बट अभी के लिए लिख लिया कि ये कुछ वैल्यू होगी। तो ये निकल कर आ गया फोर्स का फॉर्मूला। किसके लिए, इन दो ऑब्जेक्ट्स का मास अगर m है और इसका मास m है, स्मॉल m है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर d है, तो इनमें आपस में लगने वाला जो फोर्स होगा उसका फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, उनमें आपस में लगने वाला जो फोर्स है वो कितना निकल कर आ गया, F इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल M इंटू M डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्या कर ये जो निकल कर आया हमारा, निकल कर आया ये फोर्स का फॉर्मूला जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, और यहां पर ये जो जी है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये जो हमारा निकल कर आया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो क्या किया गया, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया हमने। क्या किया, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। तो जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ इंटू डी स्क्वायर, एफ इंटू डी स्क्वायर, और इधर बन जाएगा जी एम इंटू एम, ये हो। उसके बाद एम इंटू एम भी नीचे आ जाएंगे डिवाइड पे, एम इंटू एम भी नीचे आ जाएंगे डिवाइड पे, तो हमारा बन गया ये। ओके, यहां पर हम लोग इसका यूज करके जी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर हम लोग देखें तो एसआई यूनिट ऑफ जो जी है, एसआई यूनिट ऑफ जी वो निकल कर आ गया है इतना। देखो एफ की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, डी है हमारी डिस्टेंस यानी कि एक तरीके की लेंथ, तो इसकी होगी मीटर स्क्वायर। मीटर डी स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मास है तो मास हो जाएगा किलोग्राम, और एक और मास है उनका मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई किलोग्राम स्क्वायर, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम टू द पावर -2, किलोग्राम टू द पावर -2 ये लिखा जा सकता है। यहां तक समझ पे आ गई? तो हमने यहां पर क्या किया, इस जी की जो एसआई यूनिट है, इस जी की जो एसआई यूनिट है उसको फाइंड कर लिया। ठीक है, इस जी की एसआई यूनिट को फाइंड कर लिया हमने। जी की एसआई यूनिट कितनी हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2, या फिर इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये है एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, कैपिटल जी क्या है, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि हमारा निकल कर आता है इस फोर्स के फॉर्मूले। ठीक है, यहाँ पर, और ये कौन सा फोर्स है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। दो मास है हमारे पास, एक का मास कैपिटल एम, एक का मास स्मॉल एम, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। इनमें लगने वाला फोर्स जो होगा वो हमारा इतना होगा, और यहाँ पर ये कांस्टेंट इसको बोलते हैं। इस पे अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमने एसआई यूनिट फाइंड कर ली। अब इस एसआई यूनिट के बाद हमें चाहिए इसकी वैल्यू। तो देखिए इसकी वैल्यू को फाइंड किया था कैवेंडिश ने, और इसका जिक्र मैंने पिछले लेक्चर में भी किया था। द वैल्यू ऑफ जी वाज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश, और इन्होंने एक टॉर्जनल बैलेंस का यूज करके उन्होंने इस चीज को किया था। ओके, यहाँ पर ये जो है ये टॉर्जनल बैलेंस वो क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है, जिसकी हेल्प से इन्होंने जी की वैल्यू फाइंड करी थी। क्लियर? और ये जो हमारा बैलेंस है वो नॉर्मल बैलेंस जो आप लोग देखते होंगे किसी दुकानदार की दुकान, मतलब किसी दुकान पर आप देखते होंगे वो जो तराजू होता है, वो तराजू कैसा होता है, वो तराजू ऐसा होता है, जिसको बैलेंस बोलते हैं, वो तराजू ऐसा होता है कुछ। सब्जी वगैरह जो बेचते हैं उनका तराजू कुछ ऐसा होता है ना। यहाँ पर आप कुछ रखते हैं तो ये इधर मूव करता है, ये ऊपर उठ जाता है, या फिर ये ऊपर उठता है और ये नीचे आ जाता है, ऐसा कुछ फॉर्म होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जाता है। जबकि टॉर्जनल बैलेंस जो होता है वो ऐसे रोटेट करता है,
ठीक है, किसी वायर से ऐसे बंधा होता है और ये ऐसे रोटेट करता है, तरीके से रोटेट करता है। तो उस पे बेस्ड उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इस कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड करी। तो जो इस पे वैल्यू निकल कर आई, जो इस जी की वैल्यू निकल कर आई, वो कितनी निकल कर आई? 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। देखो एसआई यूनिट हमने वहां से निकाल ली और उन्हीं एसआई यूनिट्स पर जब हम लोग ने कैलकुलेशन किया तो ये निकल कर आया कि जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है? 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर माइनस 2। ये निकल कर आ गया उस जी की वैल्यू और इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। याद रखिएगा इस वैल्यू को, बहुत जगह यूज होता है। यानी कि अब अगर हमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का मास दिया हो और हमें फाइंड करना हो कि उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, कितना, तो यहां से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ पे आई? अब अगर आपको यहां पर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे ठीक है, मान लीजिए अभी आपको इस चीज समझ पे नहीं है कि क्या हो रहा है, ये जो टॉर्जनल बैलेंस है वो कैसे वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, ये टॉर्जनल बैलेंस ये वर्क कैसे कर रहा है। देखो अभी टॉर्जनल बैलेंस को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ मैंने यहाँ पर ये बताया है कि हमारे पास जैसे एक नॉर्मल बैलेंस होता है जहां पर तराजू ऐसे जाता है। ठीक है, इस तरीके से कि आपने इधर 1 kg रखा तो इधर दब जाता है, फिर आप 1 kg रखते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है। जबकि टॉर्जनल बैलेंस में क्या होता है, एक ऐसी वायर होती है और उस वायर में ऐसा बना होता है और ये ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, ये ऐसे रोटेट, ये पूरी वायर सहित ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे वायर के थ्रू ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, तो ये टॉर्जनल बैलेंस है। इसको अगर आप चाहें तो यूट्यूब में देख सकते हैं, मैंने पहले भी कह रखा है, आप इसको देखिएगा अगर आपका मन करे तो। कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट जो था, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, इसको आप सर्च कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेरिमेंट होता है ये, बट फिर भी आप इसको देख सकते हैं। अब यहां पर इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। अब क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके सिलेबस में नहीं है तो इस वजह से मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। यहां पर ये आ गया 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू पावर माइनस 2। ये वैल्यू निकल कर आ गई, इस वैल्यू को आपको ध्यान देना है। यानी कि अब देखो अभी तक जो हमारा डिस्कशन था वो डिस्कशन ऐसा था कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर उनमें मास है तो फोर्स लगता है। डिस्कशन हमारा कुछ ऐसा था, डिस्कशन अभी तक हमारा कुछ ऐसा था कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है। वो जो उनके बीच में लगने वाला फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम लोग उन दोनों में से किसी का भी मास बढ़ाते हैं, यानी कि मास प्रोडक्ट के डायरेक्टिव होता है फोर्स। इस तरीके से हम लोग ने अभी तक डिस्कशन किए। अब यहां पर हमारे पास निकल कर आ गया है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला क्या बताएगा कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। बात समझ पे आई? हाँ या ना? अब देखिए, आपको जब मैंने ये बताया था कि आप और आपके फ्रेंड के बीच में ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, आप कहीं पर बैठे हैं और आपके बगल में आपका फ्रेंड बैठा हुआ है तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, बट वो जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। वो वैल्यू कितनी होती है? बहुत कम होती है। तो आप इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कैसे, कितना, इतनी कैसे कम होती है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो देखिए, इसके लिए हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं किसके किसके बीच में। ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, इन ऑब्जेक्ट्स में से ये एक जो कैपिटल एम है वो हमारा क्या है, जो ये कैपिटल एम है ये हमारा, या फिर जो बॉडी ए है वो है 100 kgs की, ये भी 100 kgs की। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, के बीच की जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज हमने मान ली कि 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स।
यही होगा। मान लीजिए कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10⁻² मीटर्स है। यानी कि मान लीजिए कि दो हैवी हैवी एकदम है स्टूडेंट्स, वो कंधों में अपने एक दूसरे को हाथ डाले हुए बैठे हुए हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसी होगी, एकदम कम होगी, 1 सेंटीमीटर हमने मान ली। ठीक है, अगल बगल बैठे हैं, बढ़िया कंधे में हाथ डालकर बैठे हुए हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर हमने मानी। तो इन वैल्यूज को अब यहां पर जब आप पुट करेंगे, ठीक है, इन वैल्यूज को जब यहां पर आप पुट करेंगे तो कितना निकल कर आगे देखिए। जी की वैल्यू है, ये जो गिवन है 6.673 इंटू 10⁻11। यहां पर अब क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे मास से एक, फिर इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो दूसरा मास है उससे, उसके बाद फिर यहां पर ये जो डी है, डी का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10⁻² का स्क्वायर होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ निकल कर आ जाएगा हमारा पूरा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 0.00667। ठीक है, यहां पर देखो 10⁻² मीटर्स का मीनिंग ये है, देखो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें तो आप क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 100, यही बोलते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर्स, यही बोलते हैं ना। 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर्स का क्या मीनिंग है, 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर्स का क्या मीनिंग है, 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर्स का क्या मीनिंग है, यही तो होगा 10⁻² मीटर्स, हाँ है ना, यही होगा ना 10⁻² मीटर्स, इसको लिखने का तरीका। और इसको देखो मैंने पहले भी बता रखा है, जैसे सेंटी है, यहां पे लिखा है ना सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, तो सेंटी एक मल्टीप्लायर होता है जिसका मीनिंग होता है 10⁻²। फिर आता है मिली, मिली भी एक हमारा मल्टीप्लायर है जिसका मीनिंग होता है 10⁻3। मिली के बाद हम माइक्रो देते हैं, माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻6। फिर माइक्रो के बाद आता है नैनो, नैनो होता है 10⁻9। ये मल्टीप्लायर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हुआ कि मान लिया हमने कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स है, मैं पिछले लेक्चर में जब आप लोग को बता रहा था कि दो ऑब्जेक्ट्स जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, जो अपने चारों तरफ आप ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, समझिएगा, जो आप ऑब्जेक्ट्स अपने चारों तरफ देख रहे हैं उनमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है आपस में। बट आपके दिमाग में आ रहा था कि कैसे, उनमें कैसे होता है, कितना होता है, तो मैंने उसका जो आंसर दिया था वो ये दिया था कि जो दो ऑब्जेक्ट्स आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ठीक है, या आप हैं और आपके बगल में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो बहुत कम है। जो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर की जा रही है, उसी को मैं यहां पर आपको निकाल कर दिखा रहा हूं। ठीक है, उसी चीज को मैं यहां पर निकाल कर आपको दिखा रहा हूं कि मान लीजिए कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है कितना, 100 केजीज, दूसरा जो मास है उसका भी मास कितना है, 100 केजीज है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हमने मानी है, मैंने मिनिमम डिस्टेंस रखने की कोशिश करी है कि 1 सेंटीमीटर तो आप मान ही सकते हैं कि 1 सेंट मतलब एकदम चिपक कर रखे हुए हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स है वो एकदम चिपक कर बैठे हुए हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻² मीटर। को हटा दीजिए, ये प्रॉब्लम हो रही है अगर आपको तो इसको हटा दीजिए, 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए। 1 सेंटीमीटर को जब आप करेंगे तो करना आपको वही पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करिए मीटर्स पर। 1 सेंटीमीटर जब आप मीटर पर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डी की वैल्यू है, तो 1 सेंटीमीटर को जब आप मीटर्स पर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये बन जाएगा हमारा 10⁻² मीटर्स। कैसे बना, ये प्रोसेस है। 1 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि यहां पर 1 डिवाइडेड बाई 100 हो गया इंटू मीटर हो गया। क्लियर, ये चीज बन गई। अब यहां से 10⁻² पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻² की पावर 2 हो जाएगा। अब यहां से जैसे ही हमने ऐसा किया, इसको हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे
अब देखिए यहां पर जो ये निकल कर आया वो कितना हो गया, 0.006673 न्यूटन। तो ये फोर्स निकल कर आया है इतना, ये फोर्स निकल कर आया है इतना, ठीक है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स जो 100 किलोग्राम्स के हैं और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना निकल कर आ रहा है, इतना। अब देखिए अगर यहीं पर ये अर्थ होती, क्या होती, अर्थ होती, अगर इसी जगह पर क्या होती, अर्थ होती, और अर्थ के ऊपर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर भी फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मान लीजिए वो 100 किलोग्राम का था ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस अर्थ में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका मास कितना है, 100 किलोग्राम है। तो इस पे जो फोर्स निकल कर आता है वो हमारा निकल कर आ जाता है अराउंड इतना, 1000 न्यूटन। अब देखिए अंतर, देखिए अभी ये कैसे निकल कर आता है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे सीखेंगे, बट अभी के लिए इतना जानिए कि हम लोग ने ये क्या किया, मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया, और एक्सेलरेशन यहाँ पर जो अर्थ जिस एक्सेलरेशन से चीजों को खींचती है वो कितना हो जाता है, ये, ठीक है। तो 100 केजीज का ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है अर्थ में, उसमें अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, 1000 न्यूटन, और वही 100 केजीज का जो ऑब्जेक्ट के बगल में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इनमें आपस में फोर्स कितना लग रहा है, इतना न्यूटन। तो अंतर देख रहे हैं, यहां पर 1000 न्यूटन है और ये 0.006673 न्यूटन है। ये बहुत वैल्यू कम है एज कंपेयर टू दिस। इस वजह से इनमें जो हमें इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो हमें समझ पे नहीं आता है कि इनमें आपस में कुछ फोर्स भी कोई एक्ट हो रहा है। क्लियर यहां तक? अब देखिए यहां से कहां पर अब इस पे कहां पर डाउट है, अब बताइए, अब इस पे कहां पर डाउट है, ठीक है। कई लोग कह रहे थे एक्सप्लेन प्लीज, एक्सप्लेन प्लीज। तो आप क्या किया करिए, आप वो स्टेप लिख दिया करिए जहां से आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए दोबारा, ठीक है। मतलब पूरा एक्सप्लेन करूं मैं या किसी स्टेप से एक्सप्लेन करूं, कहां से आप वो चीज बता दीजिएगा, तो वहां से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कई लोग ने कहा कि दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कहां पर, किस जगह पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, बताइए कहां पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, किस पॉइंट पर। यहां पर मैंने ये बताया है कि हमारे पास देखो दो मास है, ठीक है, दो मास है। मैं पूरा रिपीट कर देता हूं एक बार, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले के लिए पिछले वाले में ही बताना चाहिए ना, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला के लिए पिछले वाले पे ही बताना चाहिए। देखिए बता देता हूं फिर भी मैं एक बार, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले में आपका सिर्फ इतना है कि आपको प्रोपोर्शनलिटी का मीनिंग पता है, आपको प्रोपोर्शनलिटी का मीनिंग पता है, प्रोपोर्शनल क्या होता है। अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है, ठीक है, दो क्वांटिटीज हैं, और एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है और दूसरी क्वांटिटी भी उसकी वजह से बढ़े, एक के बढ़ने की वजह से दूसरा कंपलसरी हो जाए बढ़ना, ठीक है, एक बढ़े और उसकी वजह से दूसरा कंपलसरी हो जाए बढ़ना, तो क्या हो जाएगा, ऐसी क्वांटिटी हमारी कहलाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनके बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फिर आता है हमारे पास कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो, डिक्रीज हो। ऐसी क्वांटिटीज जो होती हैं वो कहलाती हैं इनवर्सली रिलेटेड है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसी क्वांटिटी जिसके एक में बढ़ने से दूसरी वो घटना कंपलसरी हो जाए, ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। यानी कि इन दोनों का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनके बीच में फोर्स लगेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है
उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी कि डिस्टेंस इन पे जितने ज्यादा बढ़ती जाएगी, फोर्स क्या होगा, फोर्स वहां पर हमारा उसके स्क्वायर टाइम्स घटता जाएगा। यानी कि अगर डिस्टेंस पहले 1 मीटर थी और फिर 2 मीटर हो गई, तो जो फोर्स होगा वो 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना कम हो जाएगा, यानी 1/4 वैल्यू हो जाएगी उसकी। अगर पहले वो उस वहां पर फोर्स लग रहा था, मान लीजिए 40 न्यूटन्स का, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जब उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर थी, दो ऑब्जेक्ट, उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, और वहां पर अगर फोर्स लग रहा था मान लीजिए 40 न्यूटन्स का, कितना का, 40 न्यूटन्स का, 40 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा था, तो वहां पर क्या निकल कर आ जाता है कि ये देखा गया कि जैसे ही डिस्टेंस 2 हो जाएगी, तो यहां पर जो फोर्स बन जाएगा वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब उतना डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाता है 10 न्यूटन, यानी कि 4 गुना कम हो गया। तो देखा जैसे आपने यहां पर कि ये जो हमने कंपैरिजन बताया आपको, ठीक है, यहां पर जो कंपैरिजन बताया, इस पे क्या आपको समझ पे आया कि दो ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ में ऊपर, मतलब अर्थ के ऊपर मौजूद है, दो ऑब्जेक्ट्स, उनका मास अगर 100 केजीज भी है, और उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स निकल कर आया है वो निकल कर आया कुछ इतने न्यूटन्स का, और वही अर्थ जो उस 100 केजीज पर फोर्स लगा रही होगी, इन 100 केजीज पर जो अर्थ फोर्स लगा रही होगी, वो कितना होगा, 1000 न्यूटन्स का। तो यहां पर क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। ठीक है, क्या हुआ, डिफरेंस इतना ज्यादा हुआ। यही रीजन है कि जो अर्थ का पुल है वो एविडेंट होता है ऑब्जेक्ट्स पर, बट दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास कम है उन पे ये चीज एविडेंट नहीं होता। क्योंकि ध्यान दीजिए, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, ये वैल्यू बहुत कम है, 6.673 इंटू 10⁻11, इतनी है वैल्यू, समझ रहे हैं, इतनी है वैल्यू, 6.673 इंटू 10⁻3, सॉरी 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ये है वैल्यू, इतनी वैल्यू है, ये है वैल्यू। बात समझ पे आई, ये है वैल्यू, ये। इसकी वजह से जो स्मॉल मास होते हैं उनके बीच में जो फोर्स निकल कर आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकल कर आता है, वो क्या हो जाता है, वो बहुत कम वैल्यू निकल कर आती है। तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से वो क्या करता है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर काफी ज्यादा फोर्स लगाता है। क्लियर, ओके, आगे बढ़े फिर। तो यहां से ये हमने कंपैरिजन देखा, और ये जो हमारा वैल्यूज निकल कर आई, इस बात से उस बात को बल मिलता है जिसको कि मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। ओके, क्लियर। अब यहां से देखिए, यहां से अब क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हर एक बॉडी के बीच में लगता है। ठीक है, यहां से अब आपको समझ पे आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर, समझ पे आई बात। तो हर एक ऑब्जेक्ट्स के बीच में यहां पर फोर्स लगता है। क्लियर, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन्हीं दो बॉडी के बीच में फोर्स कम लगता है, कहीं पर ज्यादा लगता है, कहीं पर और ज्यादा लगता है। और ये सारी चीज किस पे डिपेंड करती है, ये सारी डिपेंड करती है चीजें उनके मास और उनके बीच की डिस्टेंस पर। ठीक है, उनके बीच की मास और उनके बीच के, मतलब उनके मास और उनके बीच के डिस्टेंस पर, इस चीज पर डिपेंड करती हैं सारी चीज। ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पर देखिए, इस लॉ को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये वर्ड याद रखिएगा, ये वर्ड आपको जब आप क्लास 12th में पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे, क्लास 12th में, तो उस जगह पर भी आपको ये सब सुनने को मिलेगा। क्लास 12th के पहले चैप्टर में ही सुनने को मिलेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, और वहां पर एक फॉर्मूला निकल कर आता है, कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला, और वो क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वहां पर भी एक कांस्टेंट होता है, दो चार्जेस होते हैं, और उन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, दो पॉइंट चार्जेस होते हैं, और उन दो पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R मान लेते हैं। तो मान लीजिए एक में चार्ज Q1 है, दूसरे में चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो फॉर्मूला ये निकल कर आता है।
तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने का, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ये देखिए बिल्कुल इसी की तरह ही है। और जब आप क्लास 12 में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा जो कि इसको और इसको कंपेयर कराएगा। कहने का मतलब कि जैसे यहां पर देखिए कि ये जो फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वो जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका की मास कैपिटल एम है और स्मॉल एम, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो ये है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उनके बीच की डिस्टेंस है। उसी तरीके से यहां पर भी अगर हम लोग देखें तो यहां पर भी क्या है, ये कूलॉम्स लॉ से ये फॉर्मूला निकल कर आता है हमारा। तो ये हो गया कितना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये आर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं, ठीक है, इस तरीके से जो चीजें होती हैं जहां पर कि हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, ये जो होती है इस तरीके की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, देखो इनवर्स है, इनवर्स रिलेशन है और स्क्वायर है, क्या है, इनवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर है, इसी चीज को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो सेइंग दैट f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द d मींस, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है, इसको कि मैं शुरुआत से ही बताता आ रहा हूं कि मान लीजिए कि जो d है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m है, दूसरे का मास स्मॉल m है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कितनी है, 1 मीटर है, कितनी है, 1 मीटर है। तो जब इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, वो फोर्स लग जाएगा इनके बीच में जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। अब मान लीजिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, वो हो गई 6 मीटर। कितनी हो गई, 6 मीटर्स हो गई। कितनी हो गई, 6 मीटर्स हो गई। कितनी हो गई, 6 मीटर। तो अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, देखो एफ आई मैंने लिख दिया, इनिशियल फोर्स लिख दिया मैंने, या 1 मीटर के लिए लिख दिया F1, 1 मीटर जब डिस्टेंस थी उनके बीच में, तो ये हो गया। अब अगर क्या करें, इनके बीच अगर अब फोर्स कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, F6 इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकल कर आएगी जी कैपिटल एम एम डिवाइडेड बाई 36। अब गौर से देखिए ये जो वैल्यू है इसको ये बन जाएगी 1 स्क्वायर, तो देखो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, और 1 से किसी भी डिवाइड करो तो वही वैल्यू निकल कर आती है, यानी कि F1 जो है हमारा वो जी एम एम है। तो इस जी कैपिटल एम स्मॉल एम की जगह पर अगर हम चाहें तो F1 को रख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, F6 इज इक्वल टू F1 बाई 36। यानी क्या हुआ, जो फोर्स था इनिशियल फोर्स, यानी कि जब 1 मीटर डिस्टेंस पर वही दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे, अब वही ऑब्जेक्ट्स 6 मीटर अपार्ट रखे हुए हैं, तो दोनों में जो फोर्स का डिफरेंस है वो डिफरेंस, यानी कि जो फोर्स का रेशियो है वो कितना है, डिवाइडेड बाय 36, यानी कि 36 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, 36 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, या फिर कह लीजिए कि 1/36 हो गया, या फिर क्या हो गया, 1/36 हो गया। बात समझ पे आई, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि जो वैल्यू है वो डिस्टेंस के बढ़ने के साथ डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम्स घट जाती है। 6 का स्क्वायर 36, तो 36 टाइम्स घट गई। डिस्टेंस क्या हुई, 1 मीटर से 6 मीटर हुई, जबकि फोर्स क्या हो गया, फोर्स हमारा F से F/36 हो। ठीक है, देख रहे हैं, बात समझ में आई। जो फोर्स था वो क्या हो गया, पहले हमारा GMM था, अब GMM/36 हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया 36 टाइम्स। ये होता है हमारा इनवर्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर, आगे बढ़े, एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। द मास ऑफ अर्थ इज दिस, जो अर्थ का मास है वो कितना है, 6 × 10⁻24 kgs। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करिए, ध्यान दीजिए और इसको सॉल्व करिए। मास ऑफ द अर्थ इज कितना, 6 × 10⁻24 kgs। जो अर्थ का मास है वो इतना है। मून का मास कितना है, 7.4 × 10⁻22 kgs है। ये मून का मास है, ये मून का मास और ये अर्थ का मास, ये मून का मास और ये अर्थ का मास। फिर
इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज दिस, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी दे दी गई है 3.85। हाँ, इनवर्स यहां पर अभी देखो इनवर्स स्क्वायर की जैसे हम लोग बात करें, यहां पर अगर हम लोग इनवर्स स्क्वायर की बात करें तो इनवर्स स्क्वायर के लिए क्या है, यहां पर इनवर्स स्क्वायर की जैसे हम लोग बात करें तो ये यहां पर एप्लीकेबल है। ठीक है, यहां पर देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि मैंने बताया ना ये इनवर्स है और ये नीचे स्क्वायर हो रहा है और ये डिस्टेंस पर स्क्वायर हो रहा है ना, तो इस वजह से इसको कहा जाएगा कि इट इज ओनली फॉर डिस्टेंस इन दिस केस। इन दिस केस यहां पर ये डिस्टेंस पर ही एप्लीकेबल है। ओके, ये चीज यहां पर बनी है क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर और फोर्स के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, यहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये डिस्टेंस पर है। ओके, तो अब यहां से बढ़ते हैं आगे, वही जो अपना क्वेश्चन था उसको सॉल्व करते हैं। तो ये था एग्जांपल, यहां पर हमारा मास निकल कर आ गया 6 × 10⁻24 kgs, अर्थ का, मून का मास इतना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी है। तो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। जो अर्थ है वो मून में कितना फोर्स लगाएगी, कैलकुलेट करिए इसको, क्या करेंगे। तो ये अर्थ है, ये मून है, ये अर्थ है, ये मून है। अर्थ का मास दिया हुआ है, मून का मास दिया हुआ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है और जो हम लोग को डिस्टेंस दी रहती है वो सेंटर टू सेंटर दी रहती है। ठीक है, जो डिस्टेंस दी रहती है वो सेंटर टू सेंटर दी रहती है, क्योंकि क्या होता है कि डिस्टेंस काफी बड़ी होती है। ओके, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होती है, काफी बड़ी होती है। तो ये दोनों ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स जैसे हम लोग को दिखाई देते हैं। ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की तरह दिखाई देते हैं, यानी कि इधर मून है और इधर अर्थ है। इनके सेंटर टू सेंटर हम लोग डिस्टेंस को ले रहे हैं। यहां पर बिल्कुल, यहां पर हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर या डी स्क्वायर, जो हमारा फॉर्मूला था डी स्क्वायर, इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां पर दे दिया उन्होंने कि जी की वैल्यू आपको ये ले लीजिए, राउंड ऑफ करके 6.7 ले लेते हैं हम लोग, वैसे 6.673 ऐसे है, बट इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 6.7 ले लेते हैं। तो 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा 6.7 इंटू 10⁻11, फिर यहां पर मास को पुट करेंगे, फिर यहां पर मास को पुट करेंगे। मास ऑफ अर्थ मान लीजिए कि m है, मास ऑफ मून स्मॉल m है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये d है। इसको जब यहां पर पुट करेंगे और d का स्क्वायर करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, जैसे पाई हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वैसे यहाँ पर जी भी हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है। बिल्कुल, आप ऐसा इसको रिलेट कर सकते हैं, बट दोनों को कैलकुलेट अलग तरीके से किया गया है, दोनों अलग जगह पर कैलकुलेट हुए हैं, दोनों अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, जैसे पाई एक कांस्टेंट है, वैसे ही जी भी हमारा एक कांस्टेंट है। क्लियर? यहां पर क्या करिए, वैल्यू पुट करिए इन पे। तो जब हम लोग इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, मास ऑफ अर्थ मान लिया ये, मास ऑफ मून हो गया ये, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और मून हो गई हमारी इतनी, इसको ये जो किलोमीटर्स पर था इसको हम लोग मीटर्स पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो मैंने ये भी आपको बता रखा है कि किलो भी हमारा क्या होता है, एक मल्टीप्लायर होता है। जो किलो होता है वो भी एक मल्टीप्लायर होता है और उसका मीनिंग होता है 10⁻3, 10⁻3 यानी कि 1000। ठीक है, 10⁻3 यानी कि 1000। तो 3.84 इंटू 10⁻5 किलो की जगह पर लिख देंगे 1000 और आ जाएगा ये मीटर। 3 पॉइंट, ठीक है, तो हम लोग किलो की जगह पर सीधे लिख देते हैं 1000। तो 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ये जो डिस्टेंस हमारी हो गई वो ये बन गई, और जी की वैल्यू हमें पता है, इनको हम लोग रख देंगे उस पे, ये रख दिया हम लोग यहाँ पर वैल्यू। तो F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के पावर -2, ये हो गई जी की वैल्यू, ये हो गई जी की वैल्यू। यहां पर हो गया हमारा मास ऑफ अर्थ, ये हो गया मास ऑफ अर्थ। यहां पर हो गया मास ऑफ मून, यहां पर हो गया मास ऑफ मून, क्या हो गया, मास ऑफ मून हो गया।
उसके बाद ये जो है ये हो गया अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस, इसको कि हम लोग ने मीटर्स में फाइंड कर लिया है और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, यहां पर क्या करिए, कैलकुलेशन करिए, बिना कैलकुलेटर को उठाए हुए कैलकुलेशन करिए। ठीक है, तो आप क्या बन जाएगा यहाँ पर 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई 3.84, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.84 का स्क्वायर इंटू 10⁻8 का स्क्वायर। तो 10⁻8 का जब स्क्वायर होता है तो ये बन जाएगा 16, 10⁻16 कितना बन जाएगा 10⁻16 बन जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ये जो पावर्स में जो चीजें लिखी हुई हैं उनको हम एक तरफ ले आएंगे, क्योंकि सब के सब मल्टीप्लाई पे है, तो चाहे आप 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखिए, चाहे 2 इंटू 4 इंटू 3 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो हम लोग ने ऐसा किया। अब इसको क्या करेंगे, जो सारे 10 ये वाले हैं 10 पावर में वो सब एक साथ ले आते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाई, ये कुछ हमारा 16 से कम निकल कर आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये 3.84 है, 16 से कुछ वैल्यू कम निकल कर आएगी, लेट अस सपोज 15 पॉइंट कुछ ऐसी वैल्यू निकल कर आएगी, या फिर इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दूं 3.84 का स्क्वायर। और अब ये जो 10⁻16 है ये ऊपर आ जाएगा माइनस पे, पहले इनको लिख देते हैं, तो ये हो गया 10⁻−11, उसके बाद 10⁻24, फिर 10⁻22, और ये जो नीचे था वो आ जाएगा इंटू 10⁻−16, ये निकल कर आ गया। तो अब यहाँ पर देखो बेस सेम है, ये सब के सब का बेस सेम है, तो पावर्स जो हो जाएंगी वो एडअप हो जाएंगी। तो जब पावर एडअप होंगी तो -11 प्लस 24 प्लस 22 प्लस -16 लिखेंगे ऐसे, 10 टू द पावर ऐसे बन जाए, ये बन जाएगा हमारा 10 टू द पावर। देखो यहाँ पर ये और ये मिलकर कितने बन जाएंगे 11, ये और ये मिलकर बन जाएंगे 11। ठीक है, और 16 और ये मिलकर बन जाएंगे 8, ये मिलकर बन जाएंगे कितना 8। अब 8 प्लस 11 हो जाएगा 19, 8 प्लस 11 हो जाएगा 19, यानी कि 10 पावर 19। ठीक है, ये निकलकर आ जाएगी यहां पर वैल्यू। ओके, फिर हम इस इधर को सॉल्व कर लेंगे, इसको इसकी हमारी वैल्यू जो निकलकर आ जाएगी वो बन जाएगी कितनी 0.202 इंटू 10 पावर 19। इसको हमने थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके लिख दिया और वो बन जाएगा यहाँ पर हमारा 20.2 वैल्यू निकल, और ये बन जाएगा 2.02 इंटू 10 पावर 20। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आएगी, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगी। और फिर हमने क्या किया यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दिया जो कि हमारा निकल कर आ गया 2.02 इंटू 10 पावर 20 न्यूटन्स का फोर्स निकल कर आ गया। तो देखो अर्थ और मून इनके बीच में कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है, समझ रहे हैं, कंपेयर कर सकते हैं। एक जो ऑब्जेक्ट था इसका की मास 1000 था, तो उसके बीच एक जो मास था 100 केजीज का, उसके और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था 1000 न्यूटन का, और अर्थ और मून के बीच में जो लग रहा है वो लग रहा है 10 टू द पावर 20 न्यूटन का। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उस पर भी हमने 2.02 का मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, इतना ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो काफी बड़ा फोर्स यहाँ पर मतलब काफी ज्यादा वैल्यू का फोर्स निकल कर आया। और ये कब निकल कर आया, ये तब निकल कर आया जब आपने यहाँ पर देखा, इस चीज को यहाँ पर चेक किया कि ये जो है यहाँ पर अर्थ और ये जो मून है इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है क्योंकि इनका मास बहुत ज्यादा है। देखो इनका मास बहुत ज्यादा है, देखा ना आपने,
तो मास ज्यादा था, इस वजह से फोर्स क्या हुआ, ज्यादा लगा। क्लियर? और ये जो इतना फोर्स निकल कर आ रहा है, यही रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता रहता है। वरना अगर इतने फोर्स से ये इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ना करे तो ये ऐसे रोटेट नहीं करेगा, ये भाग जाएगा बाहर, क्योंकि ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये निकल जाता है बाहर। ठीक है, क्लियर यहां तक? ये समझ पे आ गई? ओके, बताइए, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा इसका आंसर? स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज की क्लास में जो हम लोग ने सबसे पहली स्लाइड पढ़ी थी, एक तरीके से कह लीजिए, वही है हमारा इसका आंसर। ठीक है, यूनिवर्सल यानी कि इस यूनिवर्स पे ये हर जगह ये लॉ एप्लीकेबल है, और इसके पूरा हमारा स्टेटमेंट है। स्टेट का मीनिंग जब ऐसे लिखा होता है यानी कि स्टेटमेंट दीजिए, पूरा उसको डिफिनीशन बताइए। तो इसकी डिफिनीशन हमारी निकल कर आ जाएगी, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है। इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जो जिसपे मास मौजूद होगा, वो फोर्स कितना लगाता है, वो इसके आगे का हिस्सा है, वो ये है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। उनके बीच के डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उनके बीच के जो मतलब उनके जो सेंटर्स है, उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये होता है कि यूनिवर्स में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद ग्रेविटेशनल फोर्स, विद अ फोर्स जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और वो जो फोर्स होता है वो उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा मास होगा, और उतना कम होगा जितना कम मास होगा उन ऑब्जेक्ट्स का। यानी कि इस बड़ी सी लाइन को हम छोटे सी लाइन पर लिख देते हैं क्या, कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। यानी कि एक स्टेटमेंट इस पे ये लिखा गया है, और ऊपर वाला जो है ये यहां से लेकर यहां तक वो स्टेटमेंट है, F इज प्रोपोर्शनल टू m इनटू m। ठीक है, ये दो चीजें यहां पर लिखी गई। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा बन जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट, और उसकी उसपे जो सारी चीजें। क्लियर? इसका आंसर बताइए। Write the formula to find the magnitude of gravitational force between Earth and an object on the surface of the Earth। कैसे, क्या निकल कर आएगा? If we take distance from the center, then we are more closer to the moon. If we take distance from the center, then we are more closer to the moon. If we are, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बताइए, बताइए बताइए कि if we take distance from the center, if we take the distance from the center, then we are more closer to the moon। अगर हम लोग सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम लोग और पास होंगे मून, देन वी आर क्लोजर टू द मून। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अगर हम लोग क्या लें, ऐसा मून बनाएं और उसके सेंटर से डिस्टेंस मेजर करें, वी टेक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, देन वी आर मोर क्लोजर टू द मून। कैसे? मुझे जो आपका क्वेश्चन समझ पे आ रहा है वो आप ये पूछना चाह रहे हैं, अगर हम डिस्टेंस को यहां से मेजर करें और यहां से मेजर करें तो क्या फर्क है, यही ना?
तो देखो सेंटर से सेंटर अगर मेजर करेंगे, सेंटर से सेंटर मेजर करेंगे तो डिस्टेंस ज्यादा है, और यहां से यहां अगर मेजर करेंगे तो डिस्टेंस कम है। ये है, ठीक है, ओके। हाँ, अब यहां पर क्या कहा गया है कि राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये देखो यहां पर क्या हुआ कि ये जो सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, जब हम लोग ये मेजर करते हैं तो वो ज्यादा डिस्टेंस, और जब यहां पर हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस कम है। यहां पर जब हम लोग डिस्टेंस लेंगे, समझिएगा इस बात को, तो हम लोग का ये मतलब हो जाएगा कि हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहां पर ले रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट यहां पर ले रहे हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। जबकि जब हम इन मून और अर्थ के सेंटर टू सेंटर मेजरमेंट करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे मून को मान रहे हैं कि इसका पूरा का पूरा मास इस पॉइंट पर है, और इस पूरे अर्थ का मास इस पॉइंट पर है। तब जाकर हम ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम देखो मास तो पूरे मास की बात कर रहे हैं, मून के पूरे मास की बात कर रहे हैं, अर्थ के पूरे मास की बात कर रहे हैं। बट अगर डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा कि ये वाला मास और ये वाला मास सिर्फ यहां पर जो हिस्सा मौजूद होगा। जबकि सेंटर टू सेंटर जब करेंगे तो ये होगा कि हम पूरे मास की बात कर रहे हैं, मून के पूरे मास की बात कर रहे हैं, और अर्थ के पूरे मास की बात कर रहे हैं। इस वजह से सेंटर टू सेंटर हम लोग ये लेते हैं, ओके। अब बढ़ते हैं इस पे आगे हम लोग, और जो इस पे हमारा उसको हम लोग निकालते हैं। तो राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये हम लोग को निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इनके बीच जो फोर्स है वो कितना है, एफ है। लेट एफ बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। फिर हम फिर से मान लेंगे कि जो अर्थ का मास है वो मान लीजिए एम ई है, और इस एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उसका मास स्मॉल है, ठीक है। हमने ये दो ऐसे कंसीडर कर लिए, एक मास है हमारा एम ई, अर्थ का मास, और दूसरा मास है स्मॉल एम जो उस ऑब्जेक्ट का मास है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो अब क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, कहीं भी दो ऑब्जेक्ट्स रखे हो, अगर उनका मास हमें पता है, उनके बीच की डिस्टेंस पता है, तो हम उनके बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो फोर्स इतना होता है। तो इस फोर्स में हम लोग क्या करेंगे, मतलब इस फोर्स के फॉर्मूले में वो जो वैल्यूज हमने कंसीडर करी है, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इनको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये जब हम इसको पुट करेंगे, जब इसको हम लोग पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा F इज इक्वल टू जी, और देखिए अर्थ है, अर्थ का सेंटर, अर्थ के सेंटर और ये जो ऑब्जेक्ट जस्ट इसके ऊपर रखा हुआ है अर्थ के ऊपर, इनके बीच की डिस्टेंस होगी रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो जी एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर, ये बन जाए, ये फॉर्मूला बन जाए, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कि अभी आप समझ रहे हैं यहाँ, जो कि आपको आगे हेल्प करेगा चीजों को समझने में, ठीक है। ये समझ पे आ गया फॉर्मूला, जो ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है जिसका कि मास m है, और इस पूरे अर्थ का मास कैपिटल M है। तो हमने मान लिया कि इस पूरे अर्थ का जो मास है वो इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास जिसको बोलते हैं। तो ये और इसके बीच हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्टेंस देखी कितनी है, वो हो जाएगी आर ई, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, एक एवरेज जो हम लोग वैल्यू लेते हैं अर्थ की, उसी को हम लोग ने यहाँ पर पुट कर दिया। तो मास का, इस अर्थ का मास है एम ई, इसका मास है स्मॉल एम, दो मास, तो एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर, ये निकल कर आ गया। ई अर्थ, अर्थ देखो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि F1 लिखा होता है, यानी कि फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट वन ऐसे लिखा हुआ है, उसी तरीके से ME लिखा हुआ है अगर, इसका मीनिंग है मास ऑफ अर्थ, ई यहाँ पर कुछ नहीं, ये हो गया मास ऑफ अर्थ। और RE जैसे लिखा हुआ है तो RE का मीनिंग हो गया, कैपिटल RE जैसे लिखा हुआ, इसका मीनिंग हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, RE हो गया, R से हो गया रेडियस, इसका रेडियस ऑफ अर्थ। उसी तरीके से ME क्या हो गया, देखो ये सब स्क्रिप्ट में लिखा होता है, ये ME का मीनिंग हो गया
m का मीनिंग हो गया तो मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जब सबस्क्रिप्ट में कोई चीज लिखती है तो वो होता है ऑफ अर्थ, ऑफ वन, ऐसा कुछ हो सकता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर यहां तक सभी को? तो एंड करें क्लास को। इसके लिए आप पिछली क्लास को देखिए। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इफ अर्थ अट्रैक्ट्स मून देन व्हाई डोंट मून कम क्लोजर टू द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, इसको मैंने आधे घंटे से ज्यादा एक्सप्लेन किया है हर तरीके से। क्यों नहीं यहां पर अर्थ इसको, ये मून पास आने पाता है? ठीक है, मून पास क्यों नहीं आता है अर्थ के, इसको ही मैंने एक्सप्लेन किया है पिछले लेक्चर में। आप पिछले लेक्चर को आप देखिएगा, वो वहां समझ पे आ जाएगा। सर ऑफ टॉपिक डाउट है सर, इफ टू लाइट रेज क्रॉस ईच अदर व्हाई डोंट दे अफेक्ट ईच? इसके लिए देखिए आपको फील्ड्स पर जाना होगा। ठीक है, इस चीज के लिए आपको फील्ड्स पर जाना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़नी होगी। अभी आप 9th क्लास में ही है ना आदित्य विश्वकर्मा? वो इफेक्ट क्यों नहीं करता, इसके लिए मतलब वैसे आपको देखने में लग रहा होगा कि इफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, कि दो लाइट ऐसे हमने डाल दी और वो इफेक्ट नहीं करती। इफ टू लाइट रे क्रॉस ईच अदर देन व्हाई डोंट दे अफेक्ट ईच अदर, आपको लग रहा होगा कि वो इफेक्ट नहीं कर रही। बट जब आप 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 4th पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर इस पे चैप्टर 6th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 8th जब आप जाकर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तब जाकर आपको ये समझ पे आएगा कि ऐसा क्यों नहीं होता। ठीक है, अभी के लिए आपको ऐसा मैं बता देता हूं कि देखो, फिर उसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स पर पहुंचते हैं और वहां पर आपको ऐसे इफेक्ट दिखाई देंगे कि जब दो रे है हमारी, वो एक दूसरे के को क्रॉस करते हुए जा रही है, तो वहां पर उनका एक रिजल्टेंट एक तरीके से बनता है। ठीक है, वो आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे से मिक्स होती हैं और मिक्स होके फिर से अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं। ये चीज होती है। तो आपको वहां पर ऐसा एविडेंट नहीं होता है, वहां पर आपको दिखाई नहीं देता होगा कि जब आप ऐसे रेस को ऐसे हिला रहे हैं और आपको लगता है कि कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा। बट वहां पर एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के बाद फिर से वो जो आगे चीजें होती हैं वो दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको ये सारे चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। बट अभी के लिए है, अभी के लिए आपको मैं ये बता दूं कि वहां पर वो क्या करती हैं, जब किसी जगह पर ऐसे जाती हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं, और इंटरफेयर करने के बाद वो अपने आप को फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। अच्छी तरह बताया तो ई क्या है यहाँ पर, ये लिखा तो है आर ई का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ, एम ई का मतलब है मास ऑफ अर्थ। क्या सुन रही थी, बताया तो मैंने ये। ठीक है, आदित्य समझ पे आया? वहां पर वो वहां पर वो तो बैक करके देख लीजिए, वरना ये इस पे कुछ है नहीं यहाँ पर। ई का मतलब है अर्थ, बस ई का मतलब है अर्थ और कुछ नहीं। ठीक है, मास ऑफ अर्थ ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, और आदित्य यहाँ पर अभी के लिए ये है कि वो एक प्रोसेस से गुजरती हैं, वो आपको दिखाई नहीं देता है, बट वो प्रोसेस से गुजरती हैं। वो एविडेंट होता है कब, जब हम उसको स्पेशल कंडीशंस देते हैं, तब वहां जाकर वो जो दो लाइट होती हैं वो जब आपस में इंटरफेयर कर रही होती हैं, तब उसका आपको एविडेंस मिलता है। ठीक है, अभी आपको देखने में नहीं लगता कि उनमें कुछ नहीं हो रहा, बट जब आप पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 10th वेव ऑप्टिक्स, वहां पर इंटरफेरेंस आता है
वहां पर देखेंगे जब दो लाइट वेव्स किसी जगह पर पहुंचती हैं और वो आपस में मिलती हैं, तो वो अपने आप की एनर्जी को मिलाती हैं और मिलाने के बाद रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, तो वो जब आप ऐसे रे ऑफ लाइट को ऐसे मिलाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, जबकि वो क्या होती हैं, अपने आप को मिक्स करती हैं, मिक्स करके रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं और फिर से वैसा ही बन जाता है। ठीक है, आप इसके लिए देखो क्लास 12th का इंटरफ्रेंस टॉपिक होगा, क्लास 12th का चैप्टर 10th वेव ऑप्टिक्स, उसके इंटरफेरेंस का टॉपिक है। वहां पर आप इसको देख सकते हैं। वहां पर आपको क्या मिलेगा कि एक स्क्रीन है, वहां पर दो लाइट वेव्स जा रही होंगी, कोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स होता है और इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स होता है, वहां पर ऐसे जाकर टकराते हैं और फिर वो क्या होते हैं कि वो अपने आप को मिक्स करते हैं, मिक्स करके रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बट वहां पर टर्म्स यूज होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेव एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, और वहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, वहां पर आपको और क्या यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ये हो गई, और वेक्टर्स वगैरह यूज होंगे। हाँ, वेव एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये सब यूज होगा। तो अब इन सारे टॉपिक्स को आपको फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैसे जनरेट करती हैं, ये सारी चीजें, तो आपको वही फिर एक एक करके पीछे से पढ़ना होगा। बाकी नेट में किसी ने एक साथ इसको बता रखा हो वहां से लेकर वहां तक, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर आदित्य? बट अगर आपको खुद पढ़ना है उसको, तो आप टॉपिक आपको वहां पर मिल जाएगा, वहां से आपको ये सारे टर्म्स मिलेंगे। अब वो ये टर्म्स आपको समझ पे नहीं आएंगे, तो इसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में है, वो सब कैसे वर्क करता है। ठीक है, बट एक आइडिया के लिए आप वहां से देख, क्लियर? ठीक है, तो फिर मैं आज की क्लास को एंड करता हूं। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया, F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। अगर आर ई क्या है यहाँ पर, अगर जो अर्थ है, अर्थ का ये रेडियस आर ई है, अगर यहाँ पर हम मान लें कि पूरा का पूरा अर्थ का मास एम ई कंसंट्रेटेड है और यहाँ पर मास स्मॉल एम है, तो दो मास हो गए, उनके बीच की डिस्टेंस आर ई हो गई, तो ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। अर्थ का मास और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, उनके बीच में लगने वाला फोर्स, ये निकल कर आ गया। तो आई होप जो आज की क्लास थी वो आपको समझ पे आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।